पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। पोषक कहते हैं। होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। बुझो, जानना चाहते हैं कि आप पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पादपों में पोषण विधि। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड व खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ जैसे उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शरीर संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीवों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें विषमपोषी कहते हैं। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारे शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है। क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ ही विशेष भागों में पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं। खाद्य फैक्ट्री तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। प्रकाश संश्लेषण। पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम पत्तियों पादप की खाद्य फैक्ट्री है। तो सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्तियों की तरह सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं। बुझो, जानना चाहता है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्तियों तक किस प्रकार पहुँचता है। कोशिकाएं। आपने देखा है कि इमारतें ईंट से बनी होती है, इसी प्रकार सजीवों के शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के नाम से एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका का आरेख संरचना, यह रंध्र द्वारा कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। जल एवं खनिज वाहिका द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिका नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए ये वाहिका एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में
ऐसा क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों की संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादपों के दूसरे भाग नहीं? पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश सौर प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसीलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके लिए अतिरिक्त सभी जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बन डाइऑक्साइड का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शाया सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल से कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन निकलता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों के मंड स्टार्च के रूप में संचित हो क्लोरोफिल द्वार कोशिका पत्तियों का काट ये रंध्र और ये पत्तियां द्वार कोशिका। बुझो ने यह देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरे लाल बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो इस प्रकार संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्तियों का काट चित्र जाते हैं। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सौर ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन पत्तियों में क्लोरोफिल जल एवं खनिज प्रकाश संश्लेषण दर्शाने के लिए व्यवस्थित चित्र। पादपों का पोषण में क्रियाकलाप। एक ही प्रकार के पादपों में दो गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बक्स में 72 घंटे के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसा कि आपने कक्षा 6 में किया था। आपने अवलोकन को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिस आपने अंधकार में रखा था 3 से 4 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हरी पत्तियां के अतिरिक्त अन्य वर्णक रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होती है परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को प्रच्छन्न कर देते हैं अर्थात ढक लेते हैं। चित्र इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अपपंखी
काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं विभिन्न रंगों की पत्तियां कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधों कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादपों का अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेत में उर्वरक एवं खाद्य डालते हैं जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटक जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादपों से प्राप्त करता है जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु परपोषी पादप पर अमरबेल भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस विचार करना चाहिए कि अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। पहली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना जो जंतु का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं अथवा उन्हें पचा जाते हैं। यह एक विस्मयकारी नहीं है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादपों को देखिए। इसके घट के समान दिखाई देने वाले संरचना वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरित घड़े के अंदर अनेक रूपांतरित भाग हैं। पत्तों की शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन बनाते हैं। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढकेल रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोम को ढक्कन, रूपांतरित पत्ती, घड़पट्टी, पिचर पाद में घड़े अथवा ढक्कन जैसी संरचना होती है।
बीज फंस जाते हैं। घड़े में उपस्थित पाचकों रस द्वारा कीटों को पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सैंडलवुड कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। बुजुर्ग भ्रमित है कि यदि घड़पड़ी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीड़ों का भक्षण क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? मृत जीवी अपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियाँ अथवा तने या छाल पर छाते की सामान के गुच्छे भी आपने देखा होगा। आइए देखें कि ये जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषक की आवश्यकता होती है और ये उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। बुझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं तथा इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता है। ये हरे पादपों के समान भी हरे नहीं होते। इन्हें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। छत्रक के पैकेट सड़ी गली वस्तुओं पर उगा छत्रक। ब्रेड डबल रोटी एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम अथवा उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखिए जिन्हें रखे रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोएं जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने परीक्षण को नोटबुक में लिख लीजिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागे के समान संरचनाएं दिखाई पड़ेगी। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इन्हीं पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाले वस्तुओं जैसे पदार्थों की सतह पर कुछ पाचन रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात ये इस विलेय का भोजन ब्रेड पर उगती कवक की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक फंजाई अचार चमड़े कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। कवक की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवक की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावक से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। पहली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसर पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम उष्ण हो जाते हैं तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? बुझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। पहली ने बताया कि इष्ट या छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं परंतु कुछ रोग पादप जंतु मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवक का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं उनका
अपना आवास व पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक वृक्षों की जड़ में रहते हैं, कुछ कवक को पोषण पदार्थ करते हैं बदलने में उन्हें जल एवं पोषकों की अवशोषण से सहायता मिलती है। वृक्षों के लिए इस संबंध का विशेष महत्व। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदारी होती है। इनमें से एक शैवाल होता है, दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल इस प्रकार संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवकों को देता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आप किसान को अपने खेत में अथवा मालिक को बगीचे में लान अथवा गमले में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि इन्हें मृदा में क्यों मिलती है? आप पढ़ चुके हैं कि पादप से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों में समृद्धि के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद्य मिलाने के लिए आवश्यकता होती है। यदि हमें पादपों के पोषक की आवश्यकता के बारे में ज्ञान है तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बारे में मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादपों इसका उपयोग उसी प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ये पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडल नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इनमें बदले पादपों राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के लिए अगली फसल के लिए भी समानतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपना भोजन के लिए पादपों अथवा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं तो इन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया। क्या हम कह सकते हैं कि कीट भक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं? स्वपोषी कीट भक्षी पादप मृतजीवी क्लोरोफिल पोषक रंध्र विषमपोषी परजीवी सहजीवी परपोषी प्रकाश संश्लेषण। और आपने सीखा क्या कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि और शारीरिक के रख रखाव के लिए अथवा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त के लिए करते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इसे ऑक्सीजन की उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक
अपना पोषण एवं मृत अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये मृत जीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। अध्याय में जीवों के खाद्यों की आवश्यकता क्यों होती है, ये सारे चीज़ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे। स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी, मृतजीवी, कीट पकड़कर खाने वाले, आहार बनाने वाले पादपों के नाम। अमरबेल, गुड़हल, घड़पट्टी। गुलाब में घड़पट्टी फीचर पाद आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल कहाँ होता है, पौधों की पत्तियों में, यानी कीटभक्षी कर्णपड़ी फीचर पाद कहलाते हैं। विस्तारित अध्ययन क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं कार्य। गमले में लगे 2 चौड़ी पत्ती वाला किसी पादप को लीजिए। काले कागज की 2 पट्टियां लेकर उनके मध्य से लघु माप की वर्गाकार आकृति काट लीजिए। इन कागजों से किन्हीं 2 पत्तियों को इस प्रकार ढकिए कि उनका कुछ भाग काले कागज से ढक रहे, जबकि शेष भाग कटी गई वर्गाकार आकृति के कारण खुला रहे। फिर इन पर सावधानी से क्लिप लगा दीजिए। प्रकाश संश्लेषण अध्ययन के लिए पादप को 2 से 3 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश धूप में रख दीजिए। पत्ती को ढके हुए एवं बिना ढके हुए भाग को रंग का निरीक्षण कीजिए। क्या पत्ती के दोनों भागों में कुछ अंतर दिखाई देता है? इसमें से एक पत्ती का आयोडीन परीक्षण कीजिए कि दूसरे पत्ती पर कागज हटाकर पादपों को 2 से 3 दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिए और ढकी गई पत्ती का भी आयोडीन परीक्षण कीजिए। इस परीक्षण की व्याख्या कीजिए। यदि आपके घर के आसपास कोई ग्रीन हाउस हो तो वहाँ जाइए, देखिए वहाँ पादप कैसे उगाए जाते हैं। पता लगाइए कि पौधों के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन किस प्रकार करते हैं। शकरकंद को केवल जल में उगाने का प्रयास कीजिए। अपने प्रयोग एवं परीक्षण का वर्णन अधिक जानकारी के वेबसाइट पर जाएं और www.phschool.com या साइंस या बायोलॉजी प्लेस या बायोकोच या फोटोसिंथेसिस या ओवरव्यू HTML के। पादपों के लिए प्रकाश इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि पत्तियों की वृद्धि अनेक प्रकार से होती है, जिसे कि उनमें अधिकतर प्रकाश ग्रहण करने में सुविधा होती है। रोज रोज तुम जो